हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर है। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंस में अक्सर आपको पढ़ना क्या होता है, जैसे मान लो कि क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, जैसे कि यानी गुब्बारा है, उस गुब्बारे को आप ग्राउंड से देख रहे हो, जैसे ये ग्राउंड है आपका सरफेस, यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है। तो और बोल रहा है कि जहाँ पे आप देख रहे हो ना, यानी इस गुब्बारे की जो ऊंचाई है ग्राउंड से, ये ग्राउंड हो गया आपका, यहाँ पे गुब्बारा इसकी ऊंचाई दे देगा x मीटर और बोल देगा कि यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ जो एंगल बन रहा है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एंगल ऑफ इलेवेशन, जैसे आप जैसे ही ऊपर की तरफ देखोगे ना, तो जो ये एंगल फॉर्म होगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इलेवेशन। इलेवेशन मतलब उठा हुआ ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, देख रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता है कि आप बिल्डिंग पर बैठे हो, यहाँ पर आप बैठे हो बिल्डिंग पे या खड़े हो, ठीक है, ग्राउंड्स में एक आपका दोस्त है जो कि साइकिल लिया हुआ है, यहाँ पे वो साइकिल लेकर खड़ा है, अब उसके साइकिल को आप देख रहे हो, ठीक है, ऐसे मान लो देख रहे हो। तो जब आप देखोगे ना, तो यहाँ से आप देख रहे हो ना, तो देखो एक लाइन हम ऐसा ड्रा करते हैं जो कि इसके पैरेलल हो, इस वाले के पैरेलल हो। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ, जैसे नहीं बोलते हैं किसी चीज़ को हम डिप्रेस करते जा रहे हैं, डिप्रेस मतलब उसको दबाते जा रहे हैं या संकुचित करते जा रहे हैं, तो भी नीचे की तरफ है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, ठीक है। तो दो एंगल आपको याद रखना है, इसका हर जगह टर्म्स मिलेगा आपको। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेगा क्वेश्चन में, एंगल ऑफ इलेवेशन बोलेगा। एंगल ऑफ इलेवेशन मतलब समझिए ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स थे। तो आप जान रहे हो कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर थीटा है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा आपका थीटा ही बनेगा, ठीक है। तो बार बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि एक बच्चा है यहाँ पर खड़ा है बिल्डिंग पे, वो किसी दूसरे बिल्डिंग को देख रहा है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, तो इसका मतलब थीटा है। तो हम क्वेश्चन उस टाइप के बनाएंगे, कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपने समझा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, कि जब हम ऊपर देखते हैं तो जो थीटा यहाँ पर फॉर्म होता है वही क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन से, देखिए हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, इससे थीटा। जैसे ही आप नीचे देखोगे तो एक और लाइन आप खींचोगे जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, वहाँ से ये एंगल कितना बनाया थीटा, ठीक है। अब भूल के भी कभी ऐसे मत बोल देना कि थीटा, नहीं, आपको ऐसा लाइन लेना है जो कि इस नीचे वाली लाइन के पैरेलल हो, ठीक है, वहीं पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है। बातें क्लियर? तो अब हम कुछ और भी टर्म होते हैं इसमें, ज़्यादा जनरली फार्मूला होता है टेन थीटा का, ठीक है। तो आप टेन थीटा का रेशियो जानते हो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक्स टर्म्स याद रखो, जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनस, और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और भी कुछ आपको एक चीज़ जानना जरूरी है कि अगर मान लो आपसे कोई बोल देख ले दी कि ये वाला एंगल जो थीटा है वो ऐसे दे दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5, ठीक है, और आपसे बोल देता है कि यहाँ पे एक बाल है, क्या है? गेंद है। उस गेंद को एक बालक यहाँ से देख रहा है और देख रहा है, तो इसकी जो हाइट है ये 30 मीटर है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि उसकी दूरी बताओ, मैंने ये वाली दूरी बता दो क्या हुआ, ठीक है। तो आपको एंगल थीटा की वैल्यू नहीं बताया, वो सीधे बोल दिया है साइन थीटा इक्वल टू 4/5। तो आप जो भी ये क्वेश्चन लगा रहे हो ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में लग रहा है। जितने आप क्वेश्चन देखे हो ना अभी तक, सब राइट एंगल ट्रायंगल में होंगे इस क्वेश्चन, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू 4/5। तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5 इन्होंने बोला है, तो 4 क्या होगा? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये होगा 5, यानी 4x 5x का चल रहा है रेशियो, ठीक है। तो इसी प्रकार आप 10 भी निकाल सकते हो ना, टेन थीटा क्या हो जाएगा, आपको जानकारी है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ से तो 4x आ ही जाएगा, लेकिन बेस नहीं मालूम है। तो आपने जाना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। तो हाइपोटेनस आपको नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन हमें ये हाइपोटेनस मालूम है 5 और ये 4x बोल सकता है ना। तो यहाँ से आप जैसे ही सॉल्व करोगे ना, तो देखो हाइट हो जाएगा आपका 5x का स्क्वायर, हाइपोटेनस 5x स्क्वायर, परपेंडिकुलर 4x स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर नहीं मालूम आप, ठीक है। तो अब बेस स्क्वायर यहाँ सॉल्व करोगे ना, तो 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर। फाइनली बेस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3x, यानी बेस मेरा कितना हो गया? 3x। तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो मेरा बेस है वो कितना है? 3x है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई आपको, यानी बेस मैंने पता कर लिया। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम सॉल्व रख के ये सॉल्व कर सकते हैं, ये मुझे यही दूरी बतानी थी ना। तो देखो
तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी टेन की वैल्यू क्या हो गई 4/3 हो गई। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ना तो आप उसमें से अगर साइन थीटा आपको मालूम है तो आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दोगे, क्योंकि साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो उसी प्रकार आप टेन थीटा भी बता दोगे। ठीक है, टेन थीटा बता दोगे परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है, तो ये आ गया। तो परपेंडिकुलर एक्चुअली में आपका 30 मीटर के बराबर है, बेस नहीं मालूम है, बेस को एक्स मान लेना, सॉल्व करना है। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लगाते हो जनरली तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन जरूर होता है। ठीक है, एक और यहाँ पर अगर मान लो ये थीटा है, अगर आपको अगले दिन बोल दिया cos थीटा इक्वल टू 4/3, तो आपको हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो आप समझ जाओ cos थीटा ये 4 है, तो यानी बेस 4/5 ले लो। ठीक है, 4/5, तो ये बेस अपन हाइपोटेनस है। ठीक है, यानी बेस 4x है, हाइपोटेनस 5x के बराबर है। तो इस प्रकार ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे बेस हो गया आपका 4x और ये हो गया 5x, क्योंकि आप जान रहे हो ये रेशियो है ना, तो रेशियो में कुछ ना कुछ छिपा रहता है, दैट मीन्स 4x और ये 5x, तो ये फाइनली ये कितना आ जाएगा 3x। पाइथागोरस थ्योरम कैसे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, आप सॉल्व करोगे 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, दैट इज अ परपेंडिकुलर 9x स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 3x। बातें क्लियर। तो जब आपका परपेंडिकुलर आ गया तो आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता सकते हो, टेन थीटा आप बता सकते हो यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज़ अ 3/4। अब दूसरा आप बता सकते हो कॉस साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, दैट इज। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको थीटा की वैल्यू नहीं दी रहेगी, थीटा कभी कभी 30 दे सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे देगा cos थीटा इक्वल टू 4/5, तो आपको वहाँ पर टेन थीटा निकालने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में जनरली आपका राइट एंगल ट्रायंगल हर जगह फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोर्ड्स में आपके आए हुए हैं ICSE में। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन होगा, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड्स ऑफ 1500 मीटर, फाइंड दैट 2 ships आर सेलिंग टुवर्ड्स इट इन द सेम डायरेक्शन, the angle of depression is observed from the airplane are 45 degree and 30 degree respectively. Find the distance between the two ships. यानी दो शिप के बीच की दूरी बताइए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक एयरप्लेन है, ठीक है, वो 1500 मीटर की हाइट पर है, यानी आपका 1500 मीटर ये हाइट हो गया। ठीक है, अब वो बोल क्या रहा है कि वो एरोप्लेन दो शिप को देख रहा है, और वो शिप मान लो यहाँ पर है। ठीक है, एक शिप यहाँ पर है, दोनों शिप एक ही डायरेक्शन में जा रही है, और किधर जा रही है, जिस साइड में एयरप्लेन है उसी डायरेक्शन में जा रही है। जैसे यहाँ पर रिवर होगा आपका पानी, ठीक है, इधर दोनों शिप जा रही है, मूव कर रही है, तो उस शिप को ये एयरप्लेन देखता है, यानी एयरप्लेन में जो भी होगा वो देख रहा है, तो इसको एक बार देख रहा है, फिर अगली बार इसको देख रहा है। ठीक है, यहाँ तक है। और उन्होंने बोला क्या है कि पहले बार में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 45 डिग्री है, और दूसरी बार में एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री इन्होंने बोल दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि दोनों शिप के बीच का गैप कितना है, यानी ये जो शिप है ना इनके बीच में गैप कितना है। ठीक है, दोनों शिप के बीच में। तो यहाँ पर आप फॉर्मेशन समझना बहुत जरूरी है कि पहले तो एक एयरप्लेन है 1500 मीटर की हाइट पर है, तो ये परपेंडिकुलर होना पक्का है। ठीक है, दो शिप है, पहला शिप पूरा ऐसा शिप होगा, आप कंप्लीटली गोल गोल नहीं बनाना है, मैंने समझने के लिए बना दिया। एक शिप यहाँ पर होगा, एक शिप यहाँ पर होगा, और पहले शिप को देखा तो 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये 45 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा 45, क्योंकि मैंने बताया था ये लाइन इसके पैरेलल ही होती है, क्योंकि पैरेलल ही हम ड्रा करते हैं। फिर यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका 30 डिग्री होगा। तो फाइनली आपसे पूछा क्या गया है कि दो शिप के बीच का गैप क्या है, यानी दो शिप के बीच में कितनी दूरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले इस ट्रायंगल में जाओ, छोटे वाले ट्रायंगल में, इसको हम T1 बोल देते हैं। आप अपने तरीके से कर सकते हो नेमिंग लेकर भी, ABCD। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC में 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर, सीधे मैं लिखता हूँ 1500 मीटर अपन बेस की वैल्यू क्या है BC। ठीक है, तो 1045 ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद होने चाहिए हर एक एंगल के लिए। 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1060 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर 1500 बाई BC, दैट मीन्स BC इक्वल टू 1500 मीटर, यानी आपका ये BC कितने का है 1500 मीटर का है। ये मुझे यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले लूँगा ABD, तो फिर अगेन इन ट्रायंगल ABD में चलते हैं। जैसे ही मैं जाऊंगा तो 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी 1500 बाई बेस B से लेकर D तक, यानी BD। ठीक है, तो 1030 की वैल्यू क्या होगी 1/√3,
बाई बी डी। तो बी डी क्या होगा आपका, तो यहाँ से हम फाइनली बी डी देखेंगे, तो बी डी इजकल टू 1500√3, यानी ये बी डी की वैल्यू आ गई इतना मीटर। जब ये बी डी आ गया, बी सी आ गया, तो आपको पूछा क्या है, दो शिप के बीच में कितनी दूरी है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखो। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 माइनस 1500, ठीक है, तो 1500 आप बाहर कर दोगे, √3 माइनस 1, ठीक है, √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 1500, ठीक है, यहाँ पर 0.732, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आंसर आएगा, आप सॉल्व करके ले सकते हो, 1000 के करीब आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था कि आपको जरूरी है कि राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बनेगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन की समझ होनी चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है हर एक एंगल के लिए, 1045, 1030, ये सब वैल्यू याद होना जरूरी है, ठीक है। आप तरीके भी जाने होंगे कैसे हम याद करते हैं, जैसे देखो अगर आप साइन का याद कर लेते हो ना तो सभी निकल जाता है। साइन 0 से शुरुआत होता है, 30, 45, 60, 90, ठीक है। हमें यही पढ़ना है, हमें मिनट सेकेंड वाला तो करना है लेकिन टेबल से करना है, क्योंकि कभी कभी एंगल 30 डिग्री 20 मिनट दे देता है, तो वो हम ग्राफ से करते हैं जो आपकी क्लास में दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, ठीक है। जब ये साइन का आ गया तो जैसे ही आपको कॉस निकालना है ना तो आप रिवर्स कर दो, यानी पूरा आगे पीछे कर दो, हो गया कास का, यानी ऐसे मैंने उलट दिया, ऐसे लिख दिया, साइन का आ गया, कास का आ गया। उसके बाद आप टेन का भी निकाल सकते हो, ठीक है। टेन का निकालने के लिए साइन बाई कास, क्योंकि टेन का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी साइन बाई कास, तो इनको और इनको डिवाइड कर दो। तो पहला 0 के लिए आप क्या करोगे, देखो साइन 0 0 है, कॉस 0 क्या है 1 है, तो साइन बाई कॉस होता है, तो पहला आंसर आपका 0 होगा, यानी 10 0 0 होगा। तो ऐसे ही सभी निकाल सकते हो, कॉसेक का भी निकाल सकते हो, ठीक है, आप पढ़े भी हो गए। तो हमें तो ये जानना था कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, फ्रॉम टॉप ऑफ ए हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टोन्स फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। यानी एक हिल है, उस हिल से आप क्या कर रहे हो कि 2 स्टोन्स हैं, यानी किलोमीटर वाला स्टोन्स है। ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं जाते हो तो पहला किलोमीटर वाला फिर दूसरा किलोमीटर वाला, वो स्टोन्स लगे हुए हैं और वो ईस्ट में है और उनको देखा जा रहा है हिल से, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री का डिप्रेशन में दिख रहे हैं। तो आपसे पूछा क्या है कि 2 पत्थरों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हो। अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें एक हिल बनाना पड़ेगा, माउंटेन, ठीक है, हिल टाइप को छोटी। तो पहला पत्थर यहाँ पे मिल, फिर दूसरा पत्थर यहाँ पे, ठीक है, हमने मिला दिया। एक लाइन जस्ट हम पैरेलल ऐसे कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो उसके पैरेलल ही होगा। और मैंने बोला था कि 90 डिग्री हमेशा होगा, ठीक है, हिल ऐसे खड़ी होगी। तो पहला जो एंगल बन रहा है ना वो 60 डिग्री का बन रहा है, दूसरा वाला आपका 30 डिग्री का, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे देख रहे हो ना, और ये किलोमीटर स्टोन है, यानी किलोमीटर स्टोन का मतलब अगर एक पत्थर यहाँ पर है तो मान लो 1 किमी लिखा है, तो दूसरा पत्थर कितनी पर होगा 2 किमी पर, तीसरा पत्थर 3 किमी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो स्टोन है किलोमीटर स्टोन है, तो इनके बीच का गैप कितना है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि पहला जो पत्थर है इसकी दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे हाइट भी पूछ सकता है, हिल की हाइट क्या होगी, तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहला स्टोन्स की दूरी, फिर एक बार दूसरे स्टोन्स की भी दूरी पूछी है, ठीक है, यानी मुझे x निकालना है और y निकालना है, ठीक है। तो आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, हम यहाँ पर 30 है ना, 30 किसके लिए देंगे, इसके लिए देंगे, और यहाँ वाला क्या होगा 60, क्योंकि आप समझ रहे हो जितना आप पास जाओगे एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो इसलिए बड़ा है 60 है, छोटा 30। तो पहले इसका नेमिंग भी कर लो, ABCD, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर नहीं मालूम है तो h बोल देते हैं, बेस की वैल्यू भी नहीं मालूम है, चलो 1060 की वैल्यू क्या होगी 1060√3 AB, यानी परपेंडिकुलर आपका h है भाई, और BC क्या है x मैंने माना, ठीक है। अभी रहना देता है, ऐसे ही क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है। अगले स्टेप में आप बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, तो यहाँ पर बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ABD 1030 की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर, यानी h बाई x। देखो ये y क्या है जनरली में, y जनरली में आपका x + 1 किलोमीटर है कि नहीं, x + 1 किलोमीटर, ठीक है। तो y = आप x + 1 बोल सकते थे भाई, क्योंकि 2 पत्थर है, किलोमीटर वाला पत्थर है, 2 कॉन्जिक्यूटिव पत्थरों के बीच की दूरी 1 किमी होगी, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट, ठीक है। तो 1030 इतना हो गया, तो 1030 की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम भी होगा, इम्प्लाइज दैट 1/√3 h अपॉन x + 1, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू होगी √3x,
हो गया यहाँ पर, ठीक है। h की वैल्यू ये हो गई, तो हम यहाँ पे h की वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन आप सेकंड मान लो, ठीक है, इसको थर्ड मानो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से मतलब क्या है कि हमने h की वैल्यू इसमें पुट कर दिया, ठीक है। तो क्या मिलेगा 1/√3 अपन x + 1, ठीक है, चेक कर सकते हो। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x + 1 3x, ठीक है। तो यहाँ से 1 = 2x, तो x की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपकी दूरी कितनी होगी, पहले पत्थर की आधा किलोमीटर, ठीक है, और दूसरे पत्थर में 1 जोड़ देंगे तो 3/2 किमी, ठीक है। बस यही क्वेश्चन था कि हिल के बेस से पहले पत्थर की दूरी आधा किलोमीटर, दूसरे पत्थर की दूरी 3/2 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। होगा, ठीक है। ए मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग टू बी 30 डिग्री, ही वॉक्स टुवर्ड इट इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस on covering 60 meter, the angle of elevation changed to 60 degree. Find the height of building correct to the nearest meter. यानी मीटर में आपको हाइट बताना है बिल्डिंग का, ठीक है। और आपकी एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग को अगर एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, जनरली हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर वो खड़ा है तो वो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। कुछ समय बाद वो 60 मीटर यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ के चला आता है, ठीक है, 60 मीटर वो आगे आ गया। तो जैसे ही यहाँ पर आया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब वो कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि बिल्डिंग की हाइट क्या है, ठीक है, हाइट क्या है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो भाई, ये हील है आपका, यानी बिल्डिंग है, सॉरी 30 डिग्री पे इसको देख रहा है, तो पहले तो एक ट्रायंगल बड़ा वाला होगा ABCD, हम नेमिंग कर लेते हैं। तो आप समझ गए यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल तो हमेशा ही होना है, ये जानना आपको जरूरी है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABD tan 30 = परपेंडिकुलर, यानी हाइट अपॉन बेस, ये मुझे नहीं मालूम है तो मैं इसको x बोल देता हूँ, ठीक है। x + 60 tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है, पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा छोटे वाले ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब क्या हो जाएगा tan 60 = परपेंडिकुलर, यानी h अपॉन बेस, बेस क्या है आपका x। बस यही कंसेप्ट है, जनरली आपको टेन का ही यूज हर जगह मिलेगा। कहीं कहीं मैंने बोला था ना, थीटा नहीं देकर साइन थीटा दे देगा, थीटा यहाँ पर बताएगा, बोल देगा साइन थीटा है, ठीक है। तो वो एक रेशियो दे रहा है वहाँ पे। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से अगर मैं h निकाल देता हूँ, सॉरी x निकाल देता हूँ, देखो tan 60 की वैल्यू √3 h/x, तो x की वैल्यू क्या हो गई h/√3, ठीक है, देख सकते हो x की वैल्यू h/√3। हमने इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी पहले और दूसरे इक्वेशन से क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/√3 = h तो ऐसे ही रहने दो, x की जगह पे क्या लिख देंगे h/√3, ये देखो h/√3 + 60, ठीक है, हो गया। अब आपको यहाँ से h निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मैं इधर लाऊंगा तो एक h बचेगा, सॉरी h/3 बचेगा, क्योंकि जैसे ही आप ऊपर लाओगे ना, देख लो क्या होगा 1/√3 ब्रैकेट में h/√3 + 60 = h, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा आप, तो सॉल्व करेंगे तो आपका होगा h/3 + 60/3 = h। अब इस h को इधर भेज दो तो क्या होगा 60/3 = 2h/3, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल कराते हैं 30, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या होगी 90/√3। अब √3 है, ऊपर 90 है, ठीक है, 30 या 90, तो 90 को भी तभी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज होगा, देखो 30 × 3/√3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा √3, तो हाइट की वैल्यू क्या हो गई 30√3, ठीक है, क्योंकि आपको जानकारी है, क्योंकि यहाँ पर 90 हो रहा है ना, तो 90 को हम 30 × 3 लिख सकते हैं। और 3 में कितने √3 होंगे, 2 होंगे, क्योंकि √3 × √3 क्या होता है 3 होता है। तो ये फाइनली आपका हाइट क्या हो गया 30√3 मीटर। अब बोला है कि मीटर में आंसर दे दो, तो 1.7322, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका जो भी आंसर आएगा मीटर के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस बोल सकता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, राउंड ऑफ करके।
देखो एक बार हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूनी 6, तितली के 9, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 2 5, ठीक है, इतना हो गया। अब एक जीरो लगा लो क्योंकि जीरो भी है। डेसिमल कितने प्लेस पे, 3 प्लेस पे, ठीक है। अगर मैं इसको राउंड अप करता हूँ मतलब कि नियरेस्ट टू मीटर, तो 9 है तो 9 एक कैरी दे देगा, यहाँ पर 52 मीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी होता है जो कि अगर आप अदर एग्जाम देते हो, जैसे कि CHS की तैयारी करो क्लास 11th के लिए, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे एक एरोप्लेन यहाँ पर थी, ठीक है, उस एरोप्लेन को एक बच्चे ने देखा था, ठीक है, यहाँ से ग्राउंड से ये एरोप्लेन आपकी रही, ठीक है, उसको जैसे ही उसने देखा तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था, लेकिन कुछ समय बाद एरोप्लेन यानी 10 सेकेंड बाद एरोप्लेन यहाँ पर आ गया। आप लिख सकते हो 10 सेकेंड बाद या 40 सेकेंड बाद कर लो, 40 सेकेंड बाद एरोप्लेन आपके यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब उसको बच्चे ने वहीं से देखा उसी पोजीशन से, तो उस समय जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बचेगा कितना बना, इस वाले को थोड़ा बड़ा वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। ये पहले वाला 45 पे था, ये वाला 30 पे था, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो ये जितना पास में हम रहेंगे ये जितना दूर होगा कम होता जाएगा ना, ठीक है। तो ये 30 का, ये बड़ा वाला 40 का, ठीक है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू है ना 40, ये 30 का, ठीक है। 45 पे वो देख रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सबसे पहले जब बच्चे ने इस एयरप्लेन को इस पोजीशन से देखा था, पोजीशन वही है तो एंगल कितना बना था 45, ठीक है। और कुछ समय बाद एयरप्लेन 40 सेकंड बाद यहाँ पे चली गई तो उसका पोजीशन कितना हो गया 30, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। और ये बोला है कि जब ये चलती है 40 सेकंड यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो आपसे ये हाइट दे रखी है, हाइट उन्होंने दे दिया है कि ये 200 मीटर की ऊँचाई पर उड़ा है, 500 मीटर मान लो, 500 मीटर की ऊँचाई पर उड़ा है। तो आपसे पूछा है एयरप्लेन की स्पीड क्या है, ठीक है, पूछ दिया स्पीड क्या है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आप जनरली जानते हो कि यहाँ पे तो 90 होना ही है, ये भी 90 होना ही है, ये भी 500 मीटर, तो ये भी क्या होगा 500 मीटर। एक छोटा ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल का हम नाम रख लेते हैं ABCD, ठीक है, इसका नाम Q रख लो, ठीक है, इसका नाम A ही रहना, चलो इसका नाम P कर दो, ठीक है। PBC और QCD दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो एक छोटे ट्रायंगल्स को पहले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल्स PBC, ठीक है, क्या होगा आपका 10 45 यानी परपेंडिकुलर, ये रहा बेस क्या हो गया BC, ठीक है। तो 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 500 अपान BC, तो BC की वैल्यू क्या इंप्लाई करेगा, BC इक्वल टू 500 मीटर, ठीक है। बातें क्लियर, आप इतनी चीज़ समझ रहे हो। अगले स्टेप में क्या होगा, आप चलते हो इस बड़े वाले ट्रायंगल में QDC, तो आप बोल सकते हो इन ट्रायंगल QDC क्या होगा 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 500 अपन 20 DC हो जाएगा, ठीक है, या CD बोल दो। 1030 की वैल्यू 1/√3 CD, तो CD कितना हो गया 500√3 हो गया, समझ रहे बात को, ठीक है। हमें दो ट्रायंगल से इतनी चीज़ें हमने निकाल दी, यानी ये BC आपका 500 हो गया, ये 500√3 हो गया। तो मुझे बोला क्या है कि ये 40 सेकंड में यहाँ से यहाँ गए हैं ना, तो ये दूरी मैं निकाल सकता हूँ, कैसे, क्योंकि पूरी दूरी में से इतनी दूरी हटा दूँ, यानी CD माइनस BC कर दो, फ्रॉम CD माइनस BC वी गेट क्या करेंगे PQ गेट करेंगे, ठीक है। ये आपका एरोप्लेन था, एरोप्लेन का मैंने नाम ये रखा था, उसे डाउट मत करिएगा, ठीक है। PQ गेट कर लेंगे, तो PQ वैल्यू कितनी हो जाएगी 500√3 है ना, तो 500 × 1.7 के करीब मान लेते हैं, ठीक है, यानी 850 होगा लमसम, ठीक है, या थोड़ा सा अगर आगे जाते हैं तो 856 कर लेते हैं, ठीक है। चलो 856 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, BC की वैल्यू 500, ठीक है, तो ये कितना आएगा 356 मीटर, 356 मीटर, यानी ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी गया 356 मीटर, कितने सेकंड में 40 सेकंड में। तो स्पीड बताना था ना, तो स्पीड का मतलब क्या होता है डिस्टेंस, यानी 356 अपन टाइम, टाइम कितना लिया 40 सेकंड, सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 8.9 के करीब आएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड। क्यों मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर मीटर है, नीचे क्या है सेकंड है, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। तो आप इतनी चीज़ें समझ रहे हो, कैसे में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इनको सॉल्व हम कर सकते हैं, ठीक है। द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाई 10 मीटर when the altitude of the sun change from 45 degree to 30 degree. Find the height of tower correct to 2 decimal places. यानी एक वर्टिकल टावर है, लेवल ग्राउंड पर है, ठीक है, उसका शैडो इंक्रीज होता है 10 मीटर, कब,
जब उसका एल्टीट्यूड चेंज होता है यानी 45 से 30 होता है तो शैडो भी 10 बढ़ जाता है। तो आपको टावर का हाइट बताना है 2 डेसिमल प्लेसेस के बीच में, ठीक है। वर्टिकल टावर है, ठीक है, उस वर्टिकल टावर का शैडो 10 मीटर बढ़ जा रहा है। कब बढ़ रहा है? जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब पहले सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 था, ठीक है, और बाद में कुछ समय बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया आपको उनका 30 डिग्री हो गया। यही इन्होंने बोला है कि बाद में 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपका था 45 डिग्री, बाद में क्या हो जाता है 30 डिग्री, यानी सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो आप एक्चुअली में यहाँ पर देख क्या रहे हो कि शैडो बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ता है 10 मीटर, तो यही आपका शैडो बढ़ा हुआ है। क्योंकि आप जानते हो अगर मान लो यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, और सन की लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, और इसका जो शैडो होगा ना तो शैडो ऐसे ही बनता है, यानी दिस पार्ट शैडो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जिस एंगल पर सन की लाइट गिर रही है, अगर मैंने 45 पे गिर रही है तो अगर बच्चे की लंबाई x मीटर है तो ये भी शैडो कितना होगा x मीटर का ही होगा, ठीक है। यहाँ पे सन है, ठीक है, आप समझ रहे हो बातों को, लाइट आ रही है, ठीक है। अगर फिर सन का एंगल चेंज होता है तो शैडो भी क्या होगा चेंज होगा। अगर 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का यहाँ पर तो शैडो भी क्या हो जाएगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन यही है कि पहले यहाँ पे एक वर्टिकल टावर से इसका शैडो 10 मीटर बढ़ जाता है। कब? जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी पहले 45 पे था, फिर एलिवेशन क्या हो गया 30 डिग्री पे, क्योंकि सन का पोजीशन चेंज होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होगा चेंज होगा। तो आपसे पूछा है वर्टिकल टावर की हाइट क्या है, ठीक है, यानी इसकी हाइट क्या है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल तो देख लिए 90 डिग्री है, नेमिंग कर लेते हैं ABCD, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या मिलेगा आपको 1045 किसके बराबर होगा परपेंडिकुलर, यानी AB अपन बेस BC, यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं AB = BC, बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, तो AB = BC। इसी प्रकार इन ट्रायंगल बड़े वाले में आ जाते हैं ABD, ठीक है। तो 1030 की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर, यानी AB बेस, ठीक है, BD। तो 1030 की वैल्यू क्या होगी 1/√3। तो AB क्या है नहीं मालूम है, BD क्या है, BD भी आपका BC + 10 है, ठीक है, यही ना बोलेंगे। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर मैंने बोला AB = BC, तो अब मैं किसी वैल्यू के बराबर मान लेता हूँ कि ये x ही मीटर है, ठीक है, यहाँ से आता तो ये भी आपका कितना हो जाएगा एक सही मीटर हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों वैल्यू तो बराबर हो गई ना। AB = BC, तो लेट x के बराबर है, तो आपने बोल दिया x के बराबर है, तो हम यहाँ से फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे 1/√3 AB की जगह पर x, BC की जगह पर x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई x + 10 √3x, तो यहाँ पर आपका 10x √3 - 1, ठीक है, हो गया। अब x निकालना तो क्या हो जाएगा 10/√3 - 1, ये x की वैल्यू आ गई। अगर आप इसको रेशनलाइज कर लो तो फाइनली आपकी x की वैल्यू क्या आ गई रेशनलाइज करने के बाद 10। रेशनलाइज का मतलब यही होता है कि नीचे अगर रूट है तो रूट हटाने की प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग में क्या होगा कि √3 - 1 है तो √3 + 1 कर दो, इधर भी क्या कर दो √3 + 1, तो फाइनली हो क्या जाएगा a² - b², तो नीचे 2 बचेगा और ऊपर 10√3 + 1/2, इससे कैंसिल करा दो 5, तो फाइनली आंसर कितना हो गया 5 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। यही आपका वर्टिकल टावर्स की हाइट है, क्योंकि ये XC की वैल्यू है ना, ठीक है, मैंने निकाला, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स आपको समझना जरूरी है कि हमें समझ हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की जानकारी, फिर ये 1045 1030 की वैल्यू याद होना, उसके बाद परपेंडिकुलर अपन बेस का फार्मूला याद होना। अब शैडो कैसे बनता है वो कंसेप्ट आना, सन की लाइट ऐसे पड़ी है तो अगर वर्टिकल टावर इतना बड़ा है तो शैडो कितना बनेगा यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ठीक है। जैसे सन का एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होगा शैडो का लेंथ भी क्या होगा चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।